हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑक्सीलेशन, जो कि हमारा 11th का पार्ट नंबर 2 है। और इसमें हम सारे के सारे न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 और 10 को देखने वाले हैं। यानी कि 5 से लेकर 10 के जितने भी क्वेश्चन आएंगे एनसीईआरटी बेस्ड, उन सभी के सोल्यूशन जो हैं वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि अ पार्टिकल इज इन लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी 10 सेंटीमीटर अपार्ट। टेक द डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी एज ए पॉजिटिव डायरेक्शन एंड गिव द साइंस ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स ऑन द पार्टिकल व्हेन इट इज फर्स्ट पॉइंट एट द एंड ऑफ ए, एट द एंड ऑफ बी, at the midpoint of A and B going towards A, at 2 centimeter away from B going towards A, at a 3 centimeter away from A going towards B, and at 4 centimeter away from B and going towards A। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो हम बारी बारी से देखेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं क्वेश्चन को आपको डिटेल में समझा देता हूँ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो, सबसे पहले कहा है कि एक पार्टिकल है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, और ये जो है वो पॉइंट ए और बी के बीच में ऑक्सीलेशन कर रहा है, कुछ ऐसा। ठीक है, कुछ ऐसा ऑक्सीलेशन कर रहा है। अब जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इसका मिड पॉइंट होगा, लेकिन अभी हम उसकी बात नहीं करने वाले। ठीक है, एक चीज़ और दिया गया है कि इन दोनों पॉइंट्स के जो बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये जो है ये आपको 10 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक, अब ये भी कहा गया है कि अगर ए से बी की तरफ हम जाते हैं तो डायरेक्शन हमको पॉजिटिव लेना है। तो जाहिर सी बात है बी से ए की तरफ जाने पर डायरेक्शन जो होगा वो निगेटिव आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, अब पार्टिकल चूँकि ऑक्सीलेट कर रहा है, तब हमें पहले पार्ट के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि एट द पॉइंट ए या एट द एंड ए, ठीक है, वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा और फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। डायरेक्शन कहने का मतलब है साइन। ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव बताता है कि लेफ्ट में जा रहे हो कि राइट में जा रहे हो। ठीक है, एट द पॉइंट, अब ध्यान देना मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ। ये है पॉइंट नंबर ए और ये है पॉइंट नंबर बी। फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग हमें बताना है एट द एंड ऑफ ए, यानी कि हम अभी इस पॉइंट पर हैं। ठीक है, अब जरा मुझे ये बताइए, पॉइंट ए एक्सट्रीम पॉइंट होता है, यानी कि आप चल के आ रहे हो मीन पोजीशन से और पॉइंट ए पर आप पहुँचे हो, और ये एंड पॉइंट होने का मतलब है आपकी वेलोसिटी यहाँ 0 हो गई है, यानी कि आपने यहाँ पर टोटल वेलोसिटी जो होगी वो होगी 0। तभी तो आप घूम कर रिटर्न होगे। तो रिटर्न होने के लिए आपको रुकना पड़ेगा, यानी वेलोसिटी हो गई 0। ठीक है, वेलोसिटी हो गई 0। बट इस पॉइंट पर ध्यान देना है कि जब हम पॉइंट ए पर पहुंचते हैं तो पीछे की तरफ एक फोर्स काम करता है जो कि हमको मीन पोजीशन की ओर ले जाने का काम करेगा। ठीक है, यानी फोर्स का जो डायरेक्शन है वो टूवर्ड्स मीन पोजीशन है, और ये किस पॉइंट की तरफ जा रहा है, तो ये पॉइंट बी की तरफ जा रहा है, जो कि यहाँ दिया गया है। यानी कि फोर्स का जो डायरेक्शन है वो हमारा पॉजिटिव है। ठीक है, और ये तो पता है आपको, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो जैसा डायरेक्शन एक्सेलरेशन का होगा वही तो डायरेक्शन फोर्स का भी होगा, यानी कि यहाँ एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन होगा पॉजिटिव, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन है पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि जिधर फोर्स जाता है उधर ही एक्सेलरेशन लगता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ चुका है आपके पास। अब आपके सामने है पॉइंट बी, और पॉइंट बी कह रहा है कि एट द एंड ऑफ बी, एट द एंड ऑफ बी, यानी कि हम पॉइंट बी की बात करते हैं। तो जब पॉइंट बी की आप बात करोगे तो इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट पर भी हम क्या करेंगे, मीन पोजीशन से इधर आए होंगे और अचानक से हमारी वेलोसिटी 0 होगी, तभी तो हम रिटर्न हो सकते हैं। यानी कि पॉइंट बी पर भी हमारी जो टोटल वेलोसिटी है वो है 0। ठीक है, टोटल वेलोसिटी जो है वो है 0। अब ज़रा ध्यान दो, मैं इसका भी कलर चेंज कर देता हूँ। जैसे ही हम पॉइंट बी पर पहुँचे होंगे, यानी कि हम मीन पोजीशन से इधर आए होंगे। अब मीन पोजीशन से जब भी इधर आए होंगे तो हमारा मीन पोजीशन का काम होगा कि ये ऑब्जेक्ट को मीन पोजीशन की ओर बनाए रखे, यानी कि फोर्स का डायरेक्शन जो होगा वो टुवर्ड्स मीन पोजीशन है। ठीक है, यानी कि हम बी से ए की तरफ जा रहे हैं, और बी से ए की तरफ जाने पर साइन क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। तो फोर्स का डायरेक्शन जो होगा वो हो जाएगा हमारा निगेटिव। ठीक है, जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिव। ठीक है, और जैसे ही फोर्स का डायरेक्शन मिलेगा वैसे ही एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन हो जाएगा निगेटिव, क्योंकि F इज इक्वल टू होता है ma। मास जो है स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि जो डायरेक्शन फोर्स का है वो एक्सेलरेशन के ही कारण है। ठीक है, तो पॉइंट बी का भी आंसर आ चुका है। अब ध्यान देना है हमको अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है पार्ट सी, एट द मिड पॉइंट ऑफ ए बी गोइंग टूवर्ड्स ए। ठीक है, यानी कि
पॉइंट ए और जो पॉइंट बी है इसका मिड पॉइंट, अब ध्यान देना पॉइंट ए और बी का मिड पॉइंट जो होगा वो हमारा मीन पोजीशन या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन ही होगा, बट ऑब्जेक्ट जो है वो ए की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, ए की तरफ मूव कर रहा है। अब इस मीन पोजीशन की बात करते हैं। हमारा जो पार्टिकल है फिलहाल वो मीन पोजीशन पर है। जब पार्टिकल मीन पोजीशन पे होता है तो उसकी वेलोसिटी जो होती है वो मैक्सिमम होती है, ठीक है, बट हमारा फोर्स और हमारा एक्सेलरेशन दोनों ज़ीरो होता है, क्योंकि मीन पोजीशन पर हमें ये नहीं पता हम लेफ़्ट में जाएंगे या फिर राइट में जाएंगे, या फिर ऐसे कह लो एफ़ की वैल्यू होती है माइनस के एक्स, और इस पॉइंट पर एक्स की वैल्यू ज़ीरो होने से टोटल फोर्स हमारा ज़ीरो होगा, और टोटल फोर्स ज़ीरो होने का क्या मतलब है, एक्सेलरेशन हमारा ज़ीरो रहा होगा, ठीक है। यानी कि जब हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट नंबर सी, तो पॉइंट नंबर सी के लिए जो हमारा फोर्स है वो ज़ीरो और एक्सेलरेशन भी है वो ज़ीरो मिलेगा, ठीक है। बट हम जा किधर रहे हैं, हम जा रहे हैं टूवर्ड्स ए की तरफ, यानी हमारे वेलोसिटी का डायरेक्शन जो होगा वो टूवर्ड्स ए है, और ए जाने का मतलब है आप बी से निकले हो और ए की तरफ जा रहे हो, और जैसे ही बी के से ए की तरफ जाओगे तो निगेटिव साइन हमारा आएगा, यानी कि हम सिंपली कह सकते हैं जो वेलोसिटी होगी उसका डायरेक्शन हमारा निगेटिव होगा पॉइंट सी के लिए, ठीक है। अब अगले पॉइंट को देखते हैं, पॉइंट नंबर डी कह रहा है कि एट 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम बी गोइंग टूवर्ड्स ए, यानी कि हम बी से 2 सेंटीमीटर दूर हैं बट ए की तरफ जा रहे हैं। तो पॉइंट बी हमारा यहाँ है, पॉइंट बी से 2 सेंटीमीटर करीब करीब यहाँ आएगा, ठीक है। हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ है बट ये जा किधर रहा है, ए की तरफ, ठीक है। यानी इस डायरेक्शन में जाएंगे और इस डायरेक्शन में साइन क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। तो हम सिंपली कह सकते हैं अगर ये पॉइंट जो है ये हमारा न्यू पॉइंट है, मान लो पॉइंट पी है और ऑब्जेक्ट जा रहा है ए की तरफ जो कि है 2 सेंटीमीटर, ठीक। अब 2 सेंटीमीटर होने की वजह से यहाँ पर इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, टूवर्ड्स ए होगा, और बी से हम ए की तरफ जा रहे हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर डी के अकॉर्डिंग जो वेलोसिटी होगी उसकी डायरेक्शन हो जाएगी निगेटिव, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान देना है, हमें इस तरफ जा रहे हैं और इस तरफ जाने का क्या मतलब है कि जो फोर्स है वो मीन पोजीशन की तरफ ले जा रहा है, यानी कि फोर्स भी हमारा सेम डायरेक्शन में लग रहा है, तो फोर्स भी हो जाएगा हमारा निगेटिव। अब जब फोर्स का डायरेक्शन निगेटिव है तो एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन ऑटोमेटिकली निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि एफ की वैल्यू होती है एम ए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर डी का भी आंसर आ चुका है। अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर ई की तरफ। पॉइंट नंबर ई कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए गोइंग टूवर्ड्स बी, ठीक है। अब यहाँ पर हमें पॉइंट ए को देखना है और ए से 3 सेंटीमीटर दूर, ठीक है। तो ए से 3 सेंटीमीटर दूर करीब करीब ये वाला पॉइंट आएगा, इसको कह देते हैं पॉइंट नंबर क्यू, और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस जो है वो है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। हमारा पॉइंट यहाँ है और ऑब्जेक्ट इधर को जा रहा है बी की तरफ, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन भी यही होगा, ठीक है। यानी कि पॉइंट ई के लिए जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो बी की तरफ है, और बी की तरफ साइन जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट हमारा मीन पोजीशन की ओर जा रहा है, यानी कि फोर्स भी सेम डायरेक्शन में लग रहा है, तो फोर्स का भी साइन जो होगा वो होगा हमारा पॉजिटिव। अब जब फोर्स का साइन पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन का भी साइन क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो वेलोसिटी, फोर्स और एक्सेलरेशन तीनों का साइन हमने दे दिया है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है पॉइंट नंबर एफ, और ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ होमवर्क, तो कमेंट बॉक्स में आप इस पॉइंट के लिए वेलोसिटी, फोर्स और एक्सेलरेशन की वैल्यू आप बताओ। क्वेश्चन नंबर 14.6, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप्स बिटवीन द एक्सेलरेशन ए एंड डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ द पार्टिकल इन्वॉल्व सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने 4 हैं, ठीक है। एज ए इसको आप ऑप्शन भी कंसिडर कर सकते हो या फिर अलग अलग क्वेश्चन भी कंसिडर कर सकते हो। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, एक बार फिर से क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रिलेशन जो है वो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में बताता है, ठीक है। तो इसका सिंपल सा आंसर है, मैंने आपको डेरिवेशन के दौरान बताया था कि एक्सेलरेशन किसी भी सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटिंग पार्टिकल का ए इक्वल टू होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, ठीक है। आप एक्स भी ले सकते हो, वाई भी ले सकते हो, जेड भी ले सकते हो। अब ये बताओ एक्सेलरेशन का ये निगेटिव है और ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो एज ए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए एक्स लिया गया है तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स ले लेंगे, ठीक है। अब कंपैरिजन करते हैं, देखो यहाँ एक्स तो है, यहाँ भी एक्स है, बट यहाँ निगेटिव साइन है, यहाँ पॉजिटिव साइन है, तो ये हमारा ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, यानी कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है, ठीक है। दूसरे में देखो एक्स स्क्वायर है, हमारे पास एक्स है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। तीसरा पॉइंट जो है, अभी तीसरे को छोड़ के चौथे पे देखते हैं, यहाँ है एक्स क्यूब बट हमारे पास सिर्फ एक्स है, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट होगा, ठीक है। और यहाँ साइन निगेटिव है, साइन हमारे भी पास निगेटिव है, वैल्यू एक्स है, यानी कि यही एक ऐसा ऑप्शन है जो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताता है, ठीक है। और अगर इन दोनों इक्वेशन को कंपैरिजन किया जाए तो हमारे पास ओमेगा की जो वैल्यू होगी वो आएगी √10, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो मिल चुका है आपको 14.6 का आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अगला हमारा क्वेश्चन है 14.7। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा।
क्वेश्चन कह रहा है कि द मोशन ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डिस्क्राइब्ड बाय द डिस्प्लेसमेंट फंक्शन एक्स टी ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई. इफ द इनिशियल at t is equal to 0, the position of the particle is 1 centimeter and its initial velocity is omega centimeter per second. What are its amplitude and initial phase angle? The angular frequency of the particle is pi per second. If instead of cosine function, we choose the sine function to describe the simple harmonic motion as x is equal to b sin omega t plus alpha. What are the amplitude and initial phase of the particle with the below initial condition? एबव इनिशियल कंडीशन. अब देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं. इस क्वेश्चन में दो पार्ट हैं. पहला कह रहा है कि एक पार्टिकल है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है और उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो कुछ ऐसा है. ठीक. सेकंड पोर्शन कह रहा है कि यही पार्टिकल को अगर हम कोसाइन के बजाय साइन फंक्शन लेते हैं तब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ये आता है. तब हमको बताना है कि हमारा एम्पलीट्यूड और इनिशियल फेज़ यानी कि ए और फाई की वैल्यू क्या होगी इस दोनों एक्सप्रेशन के लिए. ठीक है. साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि अगर हम इनिशियल बात करें यानी कि एट टी इज इक्वल टू 0 की बात करें तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो ए आता है और वेलोसिटी जो है वो ओमेगा आती है. बट एंगुलर वेलोसिटी जो है ओमेगा की वैल्यू पाई दे रखा है. ठीक है. तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा. तो चलो क्वेश्चन को सॉल्व. इसका सोल्यूशन निकालने से पहले हमको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि एक्स जो है वो दिया गया है ए कॉस ओमेगा टी प्लस में फाई. ठीक है. अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में तो हमको वेलोसिटी मिलेगा जो कि वैल्यू होगी माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस में फाई. ठीक है. देखो डिफ्रेंशिएशन आपको सीखना पड़ेगा. मैथमेटिक्स में आपके पूरा का पूरा डिफ्रेंशिएशन दिया गया है और मैंने थ्योरी में भी इसको बता रखा है. ठीक है. अब हम इस पर कंडीशन अप्लाई करेंगे. इफ़ टी इज़ इक्वल टू 0. ठीक है. जब टी 0 है तो ये ऑलरेडी गिवन है कि एक्स की वैल्यू है 1 सेंटीमीटर और जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू है ओमेगा. बट जो एंगुलर वेलोसिटी है वो दे रखा है पाई. ठीक है. तो इसी वैल्यू को ऊपर वाले इक्वेशन में हम दोनों वैल्यू रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में. तो जब यहाँ वैल्यू रखेंगे तो मिलेगा हमको 1 इज़ इक्वल टू ए कॉस में टी के जगह 0 रखते हैं तो ये पूरा का पूरा टर्म जो है वो 0 हो जाएगा. तो फाइनली हमारे पास मिलेगा सिर्फ और सिर्फ फाई. ठीक है. इसको इक्वेशन नंबर 3 कर देते हैं. ठीक. अब इक्वेशन नंबर 2 में इसी कंडीशन को रखते हैं तो वेलोसिटी की जगह ओमेगा रखेंगे. इसकी वैल्यू होगी माइनस ए ओमेगा साइन में फाई. ठीक है. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपको पता है कि t इज इक्वल टू 0 रखना है तो ये टोटल टर्म जो है वो 0 हो जाएगा. बच्चे का हमारे पास सिर्फ साइन फाई, इसीलिए एक्सप्रेशन में हमारे पास फाई मिला हुआ है. क्लियर है. फाइनली ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा. फाइनली हमारे पास बनेगा 1 इज इक्वल टू माइनस ए साइन में फाई. ठीक है. ये हो गया इक्वेशन नंबर 4. अब समझने की बारी है कि अगला स्टेप क्या होना चाहिए. अब ध्यान दो. सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए आपको निकालना क्या है. तो हमको ये पता है कि हमको एम्पलीट्यूड निकालना है और इनिशियल फेज़ निकालना है. ठीक है. देखो यहाँ से भी फेज़ फाई की वैल्यू आसानी से आ सकती है. जब इसको ट्रांसफ़र करेंगे और वैल्यू हो जाएगी फाई इज इक्वल टू 1 अपॉन ए. बट हमको कॉस इन्वर्स करना पड़ेगा, कॉस इन्वर्स 1 बाई ए. बट इसको अगर कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ से फाई की वैल्यू आएगी साइन इन्वर्स 1 बाई ए निगेटिव के साथ. तो फाई के दो वैल्यू कैसे आ सकते हैं? ठीक है. तो हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसा तरकीब निकालना पड़ेगा जिससे दोनों जो हैं वो कंबाइन हो जाए. ठीक है. तो एक ही तरीका है कि इक्वेशन 4 को 3 से डिवाइड कर दो या 3 को 4 से डिवाइड कर दो. ठीक है. जिससे ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और ये या तो 10 में या तो कॉट में कन्वर्ट होगा. ठीक है. तो हम यहाँ करेंगे ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 4 बाई 3. ठीक है. जब ये करेंगे तो हमको लेफ्ट हैंड साइड में 1 मिलेगा इज इक्वल टू माइनस में 10 फाई मिलेगा. ठीक है. अब समझने की बारी है. यहाँ से अगर हम फाई की वैल्यू निकालना चाहें तो 1 को माइनस को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा -1 बट 10 को भी भेजना पड़ेगा 10 इनवर्स. ये हो गई फाई की वैल्यू. अब इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है इसको समझने के लिए हमको वापस से क्वेश्चन में जाना पड़ेगा. क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा. हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है फंक्शन के रूप में x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई. अब एक चीज़ ध्यान दीजिए. हमने पढ़ा है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे मिलता है. अगर कोई भी सर्कुलर है, एक मिनट मैं इसको इरेज ही कर देता हूँ. जैसे ये हमारा एक सर्कुलर पाथ है जिस पे ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है. ठीक है. एक मिनट मैं यहाँ से इसको दोबारा से क्लियर कर लेता हूँ. ठीक है. अब ये एक सर्कुलर मोशन है, इस पर कोई ऑब्जेक्ट जो है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है. ठीक है. तो जाहिर सी बात है अगर ये डायमीटर हुआ और यहाँ पार्टिकल पी है तो इसका फुट जो है एक्स पे भी आ सकता है और इसका फुट जो है वाई पे भी आ सकता है. अगर हम इस तरह ऑब्जेक्ट का मोशन कराएं कि पहले यहाँ है फिर यहाँ आया तो पार्टिकल का फुट यहाँ है, फिर यहाँ आया तो पार्टिकल का फुट यहाँ है, तो ये एक्स है ना, ये एक्स एक्सिस है. तो ऑब्जेक्ट जो है कभी यहाँ से इधर जाएगा फिर वापस घूम के आएगा, फिर ऐसे ऐसे मोशन करेगा. तो ये एक तरीके से मोशन क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है. ठीक है. देन
इस x की वैल्यू जो होती है वो होती है a cos ओमेगा टी प्लस में फाई, ठीक है। बट अगर इसके ठीक उल्टा हम कंसीडर करते हैं कि पार्टिकल यहाँ है और इसका फुट हम इस y एक्सिस पे लेते हैं, फिर यहाँ गया तो इसका फुट यहाँ आ गया, यहाँ गया तो इसका फुट यहाँ आ गया, यहाँ गया तो इसका फुट यहाँ आ गया, तो ऑब्जेक्ट देख रहे हैं पार्टिकल यहाँ से इधर जा रहा है, ठीक है, यहाँ से इधर जा रहा है, फिर इधर से वापस आ रहा है, फिर इधर जा रहा है, यानी इस एक्सिस पे ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। देन y की वैल्यू होती है a साइन ओमेगा टी प्लस में फाई, ठीक है। अब ध्यान देना है हमारा एक्सप्रेशन क्वेश्चन का क्या है, कुछ इस फॉर्मेट का है, ठीक है, यही तो फॉर्मेट है। यानी हमारा जो गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है ऑब्जेक्ट पहला तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है और दूसरा एक्स एक्सिस पे उसका फुट है, क्लियर है। दूसरी चीज़, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब ऑब्जेक्ट जो है हमारा इस तरीके का मोशन कर रहा है और अगर इसको कोऑर्डिनेट में बांटें तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, क्लियर है। एक चीज़ और, मीन पोजीशन ऑब्जेक्ट का यहाँ होगा क्योंकि एक बार पार्टिकल इधर जाएगा फिर इधर जाएगा, फिर मीन पोजीशन पे आएगा तो वन ऑक्सीलेशन कंप्लीट होगा। यानी ऑब्जेक्ट का हेड यहाँ होगा, यानी ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ से इस डायरेक्शन में मोशन करना स्टार्ट किया है, ठीक है। और यहाँ दे रखा है कि एंगुलर फ्रिक्वेंसी जो है वो पाई है, पाई पर सेकेंड दिया गया है, यानी कि एक सेकेंड में वो पाई डिस्टेंस कवर कर लेता है। यानी कि ऑब्जेक्ट जैसे ही यहाँ से निकला होगा वो सीधे सीधे हाफ सर्किल कंप्लीट कर लिया होगा, ठीक है। यानी कि अगले सेकेंड में वो इस कोऑर्डिनेट में होगा और ये हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट है, ठीक है। और फोर्थ कोऑर्डिनेट में ध्यान दीजिए 10 की वैल्यू या कॉट की वैल्यू निगेटिव में होती है, ठीक है। अगर थर्ड कोऑर्डिनेट होता तो यहाँ तो पॉजिटिव होती, ठीक है, फोर्थ कोऑर्डिनेट में निगेटिव होती है, ठीक। यानी कि जो हमारा फाई की वैल्यू है ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में ही आएगा। और फोर्थ कोऑर्डिनेट में अगर हम 10 270 यहाँ तक कितना आएगा 270, यहाँ देखो 0 से स्टार्ट किया 270 पे पहुँचा, 270 प्लस 1 तभी होता है जब थीटा की वैल्यू π/4 यानी कि 45 डिग्री होती है, कुछ ऐसा ही लिखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगा -1, ठीक है। और इसको वापस से अगर हम पाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 7π/4, यानी कि हमारे फाई की वैल्यू है 7π/4, क्लियर है। ये हो गया हमारा फाई की वैल्यू। अब हमको चाहिए एम्पलीट्यूड, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए एम्पलीट्यूड, यानी कि यहाँ पर फाई की वैल्यू आ गई है 7π/4। अब हमको चाहिए एम्पलीट्यूड, तो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 पे ध्यान देना है। दोनों इक्वेशन का स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। जब दोनों इक्वेशन का आप स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। इसका स्क्वायर करोगे तो ये मिलेगा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, देखो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। दोनों को ऐड कर देते हैं, ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड में 2 हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ से a कॉमन है, बचेगा साइन स्क्वायर फाई प्लस में कॉस स्क्वायर फाई। और इसकी वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री में 1 होती है, यानी कि 2 इज इक्वल टू मिलेगा a स्क्वायर। यहाँ से अगर a की वैल्यू निकालना चाहो तो ये हो जाएगा √2, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड कितना आ चुका है √2। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का हमने पार्ट सॉल्व कर दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा था इट्स एम्पलीट्यूड एंड इनिशियल फेज, तो एम्पलीट्यूड आ चुका है √2 और फेज इनिशियल फेज आ चुका है 7π/4, ठीक है, 7π/4। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है तो उसको मैं यहाँ सॉल्व करूँगा। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है कि ये डिस्प्लेसमेंट फंक्शन जो है वो कुछ ऐसा दिखे, तो ठीक है, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। dx/dt इज इक्वल टू v। जब पूरे को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये मिलेगा b ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस में फाई। अब हमको इनिशियली देखना है, यानी कि t इज इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट तो 1 मिलेगा, वेलोसिटी ओमेगा मिलेगी, ये पहले से दे रखा है, और एंगुलर फ्रिक्वेंसी जो है वो पाई मिलेगा। इसी कंडीशन को ऊपर के दोनों इक्वेशन में रखेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन आएगा 1 इज इक्वल टू b। देखो यहाँ टाइम की वैल्यू 0 रख देंगे, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा और बचेगा हमारे पास सिर्फ फाई। तो हमारे पास हो जाएगा साइन फाई, इसको कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। और इस वाले में अगर हम रखते हैं इसी वैल्यू को तो ये मिलेगा ओमेगा इज इक्वल टू b ओमेगा कॉस फाई, ठीक है। ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, फाइनली हमको मिला 1 इज इक्वल टू b कॉस में फाई, इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। अब वापस से क्या करते हैं, इस इक्वेशन का स्क्वायर और इस इक्वेशन का स्क्वायर करके दोनों को ऐड कर देंगे। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो फाइनली हमको मिलेगा 1 + 1 इज इक्वल टू b स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस में b स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। दोनों जगह से b कॉमन कर लेते हैं और इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 2 इज इक्वल टू हो जाएगा b स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस में कॉस स्क्वायर फाई। और ट्रिग्नोमेट्री में इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 2 इज इक्वल टू होगा b स्क्वायर। फाइनली हमको मिलेगा b इज इक्वल टू √2, ठीक है। अब हमको चाहिए फाई की वैल्यू, तो फाई की वैल्यू के लिए भी क्या करेंगे, 5 में 6 से डिवीजन करेंगे तो फाइनली हमको मिलेगा 10 फाई इज इक्वल टू, देखो b से b कैंसिल हो जाएगा, जब डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। और ध्यान देना है ये होता है 10 5π/4, ठीक है, या फिर ये होगा 10π/4। अब ये कैसे आया इसको समझते हैं। देखो
सर्कुलर मोशन के लिए हम एक पहले सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। यहीं से तो हम डिसाइड करेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो कैसे मूव करता है। अब देखो फंक्शन जो है वो हमारा साइन में दिया गया है, और जैसे ही फंक्शन साइन में देगा और ये एक्स की वैल्यू साइन है, यानी ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे कोऑर्डिनेट हम बनाएंगे। अब देखो मीन पोजीशन यहाँ होने का क्या मतलब है कि ऑब्जेक्ट का हेड यहाँ रहा होगा, यानी ऑब्जेक्ट यहाँ से मोशन स्टार्ट किया है, ठीक। अब 10 की वैल्यू पॉजिटिव में है और 10 की वैल्यू थर्ड कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव में होती है, यानी ऑब्जेक्ट जो है वो इस कोऑर्डिनेट में होगा। अब इस कोऑर्डिनेट में आने का क्या मतलब है, तो इस कोऑर्डिनेट में आप देखोगे तो ये ऑलरेडी जो है वो पाई को क्रॉस कर चुका है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक क्या है, पाई है, पाई को क्रॉस कर चुका है। तो इस कोऑर्डिनेट में आने से इसकी वैल्यू हो जाएगी सीधे सीधे 5π/4, ठीक है। अब यहाँ से फिर अगला फ्रीक्वेंसी पाई पे होगी, यानी कि यहाँ से पाई पे ऐड करेंगे तो इस कोऑर्डिनेट में आएगा, क्योंकि 180 कंप्लीट करने के लिए उसको यहाँ आना पड़ेगा। तो वापस से जब ऐड करेंगे तो ये इसमें अगर 5π/4 में अगर हम पाई ऐड कर देते हैं तो ये आएगा 9π/4, और इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2π + π/4। देखो इसको ऐड करने पे यही तो आएगा, यानी 2π, यानी एक चक्कर पूरा लगा चुका है और दूसरे चक्कर के लिए π/4 डिस्टेंस पे है, ठीक है। यानी कि वापस से क्या आ गया, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ गया। तो फाई की वैल्यू यहाँ से हमको मिल जाएगी, यहाँ मैं इरेज कर देता हूँ। फाई की वैल्यू फाइनली आएगी हमारे पास या तो π/4 या तो 5π/4, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देख लो, चीज़ें बहुत अच्छे से आपको। क्वेश्चन नंबर 14.8, a spring balance has a scale that reads from 0 to 50 kg. The length of the scale is 20 cm. A body suspended from this balance when displaced and released oscillates with a period of 0.6 सेकेंड. What is the weight of the body? ठीक है, यानी weight of the body यानी कि अगर m मास हो तो mg की वैल्यू बतानी है, ठीक है। अब देखो समझो इस क्वेश्चन को कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। जैसे ये एक स्केल है, जैसा कि आपने ये देखा होगा कि जब भारी भरकम वेट को जो हम मेज़र करना होता है तो हम कुछ इस तरह के स्केल का यूज़ करते हैं। इसमें रीडिंग है 0 to 50 kg तक। अब जाहिर सी बात है अगर 50 kg का इस पर अगर हम मास मेज़र करेंगे तो स्केल जो है वो यहाँ से लेकर पूरा का पूरा रीडिंग यहाँ तक बताएगा, यानी यही डिस्प्लेसमेंट जो है ये पहले से हमको 20 सेंटीमीटर दे रखा है। क्लियर है। अब ध्यान देते हैं, अब चूंकि ये ऑक्सीलेट कर रहा है ना नीचे और इसमें स्प्रिंग ही लगा होता है तो हम स्प्रिंग वाला पूरा का पूरा केस इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी केस को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो एकदम क्लीन दिखें। अब देखो हमारे पास दिया क्या है, हमारे पास दिया है y = 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको कन्वर्ट करेंगे तो 0.2 मीटर हो जाएगा, ठीक। और हमारे पास स्मॉल m की वैल्यू जो है वो दी गई है 50 kg। मान लो हम 50 kg का मास वेट कर रहे हैं जो कि यहाँ से यहाँ तक की रीडिंग बता रहा है, ठीक है। और हमको टाइम पीरियड t दिया हुआ है 0.6 सेकेंड। अब ये बताओ टाइम पीरियड क्या होता है, तो 2π/m/k यही होता है। हमें m की वैल्यू चाहिए तो दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा t² = 4π², रूट खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा m/k। यहाँ से अगर m की वैल्यू निकालना चाहें तो k को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा kt²/4π। हमने क्या कर दिया, इन सबको दूसरे साइड में भेज दिया, ठीक है। यानी हमको अगर m की वैल्यू मिल जाए तो इसी में g का मल्टीप्लाई करेंगे तो mg की वैल्यू मिल जाएगी। अब हमको पता चल गया हमें करना क्या है। तो देखो 4π ये तो कांस्टेंट है ना, t की वैल्यू दिया हुआ है, हमें k की वैल्यू चाहिए। अब k की वैल्यू कहाँ से मिलेगा, अब चूंकि इंस्ट्रूमेंट जो है वो स्प्रिंग यूज़ किया गया है तो हमको स्प्रिंग के लिए फोर्स कांस्टेंट पता है ना, F = होता है ky। माइनस साइन इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि माइनस सिर्फ डायरेक्शन बताने का काम करता है, ठीक। अब यहाँ पर F की वैल्यू जो है वो दिया गया है, ध्यान देना, F = होता है mg = ky। यहाँ से अगर k की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा mg/y। क्लियर है। अब रख देते हैं m की वैल्यू है 50, g की वैल्यू 9.8 रख देते हैं और अपान में y की वैल्यू है 0.2 मीटर, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान देना डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2 से ये 25 टाइम्स, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली हमारे पास आएगा 2450, ठीक है। यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर -1, क्योंकि ये फोर्स कांस्टेंट है और फोर्स कांस्टेंट की यूनिट यही होती है, ठीक है। फाइनली हमारे पास ये आ चुका है। अब इसी की वैल्यू उठाकर इस ऊपर वाले एक्सप्रेशन में रख देते हैं। तो रखेंगे तो यहाँ से m की वैल्यू हमको मिल जाएगी k की वैल्यू आई है 2450, t की वैल्यू है 0.6 बट इसका स्क्वायर है और अपॉन में 4 पाई की वैल्यू रख देंगे 3.14। अब देखो ये पाई का स्क्वायर है, सॉरी स्क्वायर छूट गया है, ठीक है। तो ये 3.14 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फाइनली जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 22.36 kg, ठीक है। बट हमको वेट ऑफ द बॉडी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे वेट ऑफ द बॉडी, ठीक है। वेट ऑफ द बॉडी क्या होगा, वो जाएगा mg, m की वैल्यू है 22.36 और g की वैल्यू रखेंगे 9.8। फाइनली हमको मिलेगा 219.13 न्यूटन। अब चूंकि वेट है तो एक तरीके का फोर्स होता है तो यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन में हो जाएगा। क्लियर है। तो ये आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14.9, a spring having with a spring constant 1200 Newton meter inverse is mounted on a horizontal table as shown in figure 14.24, जैसा कि यहाँ फिगर में दिखाया गया है। A mass of 3 kg is attached to a end of the spring. The mass is then pulled sideways to a distance of 20 cm and released. Determine first
द फ्रिक्वेंसी ऑफ द ऑक्सीलेशन यानी कि न्यू की वैल्यू, द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द मास यानी कि ए मैक्स, एंड द मैक्सिमम स्पीड यानी कि वी मैक्स। ठीक है, अब समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहा गया है कि एक हमारे पास स्प्रिंग है और इससे एक मास m यानी कि 3 kg के मास को अटैच किया गया है और इसको खींचा जा रहा है कितने सेंटीमीटर तक, 2 सेंटीमीटर तक। अब इस मास को खींच के छोड़ा गया, इधर खींचे हैं छोड़ दिए हैं, तो जाहिर सी बात ऑक्सीलेट ऐसे करेगा, मास यहाँ तक आएगा। इसी ऑक्सीलेशन के दौरान, ठीक है, और इसमें स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू है 1200 न्यूटन पर मीटर। तो जब ऑक्सीलेट करेगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी बता दो, इसकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन बता दो और मैक्सिमम स्पीड बता दो। क्वेश्चन समझ में आ गया? चलो सॉल्व करते हैं। जो पहले दिया गया है सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं। क्या क्या हमारे पास गिवन है? तो गिवन है k इज इक्वल टू 1200 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, मास जो है वो कितने का है? मास जो है 3 kg, और जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट है, जो y की वैल्यू है वो है 2 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.02 होगा। ठीक है, 0.02 मीटर। ठीक है, अब हमको चाहिए फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है 1/2π√k/m, ये होता है। अब हमको अगर ये निकालना है तो हमें k की वैल्यू चाहिए क्योंकि m की वैल्यू तो पता है। अब k की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो हमको पहले से पता है k इज इक्वल टू होता है m ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, k इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर, तो इसी रूल का हम यूज़ करेंगे। अब देखो एक चीज़ और, अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम एक और फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। एक और फॉर्मूला क्या होता है, इसमें हम सिंपली कर सकते हैं कि अगर न्यू की वैल्यू ω/2π रखें तो यहाँ से भी ईजिली निकल जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, ओमेगा की ही वैल्यू है। तो ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे तो आसानी से निकल सकता है। तो ओमेगा की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ चलते हैं। ओमेगा की वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा √k/m। ठीक है, और k की वैल्यू पहले से दे रखा है 1200, m की वैल्यू है 3, डिवीज़न करेंगे तो ये हो जाएगा √400 यानी कि 20। अब ओमेगा है ना, तो ओमेगा की यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ये हो गई ओमेगा की वैल्यू। अब ओमेगा की वैल्यू यहीं रख देते हैं, तो ओमेगा की वैल्यू रखेंगे तो ऊपर हो जाएगा 20 और नीचे हो जाएगा 2 × 3.14। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3.18 पर सेकेंड या सेकेंड इनवर्स। ठीक है, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हैं कि ये है 3.2 पर सेकेंड। अब हमको फ्रीक्वेंसी आ चुकी है, ये पहला हमारे क्वेश्चन का पार्ट था। दूसरा पोर्शन था मैक्सिमम एक्सेलरेशन। ठीक है, यानी कि ए मैक्स, और ए मैक्स आपको पता है ओमेगा स्क्वायर ए होता है, जहाँ ए क्या है, एम्पलीट्यूड है। ठीक है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यही है ना, ये डिस्प्लेसमेंट ही तो मैक्सिमम यानी यही ए की वैल्यू है। तो यहाँ रख देंगे ओमेगा की वैल्यू आ चुकी है 20 का स्क्वायर कर देते हैं और 0.02 यहाँ रख देते हैं। 20 को अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 400 × 0.02, फाइनली आ जाएगा 8.0। अब एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तीसरा पोर्शन क्या था, मैक्सिमम स्पीड यानी कि वी मैक्स। ठीक है, तो वी मैक्स की वैल्यू होती है ओमेगा ए। अब देखो मेन फॉर्मूला क्या होता है, मेन फॉर्मूला होता है ω/√a² - y²। y इज द डिस्प्लेसमेंट, बट हमको वेलोसिटी पता है ना मैक्सिमम कहाँ होती है, मीन पोजीशन पर, और मीन पोजीशन पर y की वैल्यू होती है 0। जब यहाँ रखेंगे तो a बाहर आ जाएगा तो मिलेगा ओमेगा ए, इसलिए हमने फॉर्मूला रखा है ओमेगा ए। ये वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, इसलिए रट लो। ठीक है, अब ओमेगा की वैल्यू पहले से हमारे पास 20 है और ए की वैल्यू 0.02 है। ठीक, जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.40। अब चूंकि वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकेंड यूनिट होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखो अगर क्वेश्चन बहुत फास्ट फॉरवर्ड लगे ना तो यहाँ पर 3 डॉट होंगे, वहाँ पर प्लेबैक में जाके स्पीड को थोड़ा स्लो कर लो, अगर स्लो लगे तो थोड़ा फास्ट कर लो। ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से देखो, चीज़ें जरूर अच्छे से आपको समझ में आएंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 14.10 इन एक्सरसाइज 14.9, यानी कि इसमें 14.9 का डाटा यूज़ करना है। लेट अस टेक अ पोजीशन ऑफ मास व्हेन द स्प्रिंग इज अनस्ट्रेच्ड एज x इज इक्वल टू 0 एंड द डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट as a positive direction of x-axis. Give x as a function of time t for the oscillating mass if at the moment we start the stopwatch t is equal to 0 the mass is first at a mean position, at a maximum stretch position, at a maximum compressed position, and in what way do these functions of simple harmonic motion differ from each other in frequency, in amplitude and in initial phase. यानी कि हमें जो हमारा क्वेश्चन नंबर ये था इसी में यूज़ करना है। इसमें स्प्रिंग को ऑक्सीलेट कराया गया है। ठीक है, यानी कि इसमें जो हमारा मास होगा, ठीक है, वो मास भी हमको 3 kg लेना है। ठीक, इसमें स्प्रिंग कांस्टेंट 1200 लेना है, और जो डिस्प्लेसमेंट हमारा 0.2 सेंटीमीटर का हुआ है, सॉरी 2 सेंटीमीटर का हुआ है, यानी 0.02 मीटर का हुआ है, वो भी लेना है। ठीक है, तो इसी डाटा का यूज़ करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमको सबसे पहले ये पता है कि जो हमारा फंक्शन होता है एक्स की वैल्यू, वो क्या होता है, तो एक्स की वैल्यू होता है a sin ओमेगा टी। अब देखो कहीं कहीं कैपिटल ए लिखा रहता है तो आप कंफ्यूज मत होना, +5 ये हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट फंक्शन होता है किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन का। ठीक है, अब कंडीशन कह रहा है कि इनिशियली एट t इज इक्वल टू 0। ठीक है, एम्पलीट्यूड तो हमारा वही होगा 2 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, और ओमेगा तब कितनी होगी, ओमेगा होगी 20 रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में यही निकाल रखा है। ठीक है, तो फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग हमें पहले मीन पोजीशन पे बताना है ना, हमें क्या बताना है, मीन
पोजीशन पर। तो मीन पोजीशन पर हमको ये बताइए टाइम कितना होगा 0 और फेज़ कितना होगा 0। मीन पोजीशन पर तो यही होता है। एबव इक्वेशन में अगर रखा जाए तो a इज इक्वल टू 2 साइन, अब ओमेगा की जगह 20 रख देते हैं, 20t प्लस में 0। फाइनली ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा x इज इक्वल टू 2 साइन 20t। ये हमको इक्वेशन मिलेगा, ये हो गया 2। फर्स्ट पोर्शन सॉल्व हो गया। ठीक है, सेकंड पोर्शन क्या कह रहा है, सेकंड पोर्शन कह रहा है कि एट मैक्सिमम स्ट्रेच पोजीशन। ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेच्ड पोजीशन। अब मैक्सिमम स्ट्रेच्ड पोजीशन पे अगर निकालना है तो यहाँ हमको ये पता होना चाहिए कि हमारा फेज जो होता है वो होता है π/2। अब ऐसा कैसे होता है जरा समझो। जैसे हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से समझा था कि इसमें कोई ऑब्जेक्ट का जो फुट होगा, मान लो यहाँ ऑब्जेक्ट है तो इसका फुट यहीं तो होगा, यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ होगा उसका फुट। तो ये मीन पोजीशन है और यहाँ ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, फिर समझा देता हूँ, ये मीन पोजीशन है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है और इधर भी ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। तो जाहिर सी बात है अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है और यहाँ से हम स्ट्रेच कर रहे हैं तो इसी पोजीशन में तो आएगा और यहाँ से यहाँ तक आने में उसको ये पूरा एंगल कवर करना पड़ेगा और यही एंगल तो 90 डिग्री होता है, यानी कि π/2 होता है। इसलिए मैक्सिमम स्ट्रेच पोजीशन में कभी भी फाई की वैल्यू रखेंगे तो कितना होगा, π/2 होगा। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो फाई आपको समझ में आ गया, बट एम्पलीट्यूड तो उतना ही होगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और ओमेगा जो होगा वो होगा 20 रेडियन पर सेकेंड। तो इसी को इक्वेशन नंबर 1 में वापस रखते हैं तो हमको फाइनली मिलेगा x इज इक्वल टू 2 साइन ओमेगा टी प्लस में π/2। अब देखो इसको पहले कर सकते हैं, इसको हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं π/2 प्लस में ओमेगा टी 2 के साथ। ठीक है, अभी देखो साइन 90 प्लस थीटा दिख रहा है ना, तो कॉस में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 कॉस। ठीक है, 2 कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ओमेगा की वैल्यू 20 है तो यहाँ रख देंगे 20t। ये किसकी वैल्यू है, ये x की वैल्यू है। क्लियर है, इसको भी इक्वेशन बना लेते हैं, इसको कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब बढ़ते हैं तीसरे पोर्शन पर, और तीसरा हमारा जो पोर्शन है वो है मैक्सिमम एट मैक्सिमम कंप्रेस्ड पोजीशन। ठीक है, मैक्सिमम कंप्रेस्ड पोजीशन। अब इसमें भी हमको फाई समझना पड़ेगा, उसके लिए भी हम एक फिगर बना लेते हैं। अब देखो ऑक्सीलेशन, एक मिनट, अगर ऑब्जेक्ट जो है मान लो यहाँ से स्टार्ट किया, पहले इधर गया तो ये स्ट्रेच पोजीशन है ना, कंप्रेस होने के लिए इसको यहाँ आना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ आने के लिए पहले ये पूरा का पूरा रास्ता कवर करेगा। तो ध्यान देना, पहले यहाँ से यहाँ गया तो 90 डिग्री, फिर वापस आया 90 डिग्री, फिर इधर आया 90 डिग्री, यानी कि टोटल 270 डिग्री का उसने डिस्टेंस ट्रेवल की। और 270 डिग्री को हम क्या कहते हैं, 3π/2 ही तो कहते हैं। यानी कि इस वाले केस के लिए जो फाई की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 3π/2। ठीक है, 3π/2। तब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू रखेंगे। तो हमें सिंपली देखो यहाँ इस केस के लिए भी एम्पलीट्यूड जो है वो 2 सेंटीमीटर मिलेगा, ओमेगा जो है वो 20 रेडियन पर सेकेंड ही मिलेगा। तो a की जगह 2 हो गया, फिर साइन ओमेगा की जगह 20t, तो t ही रहेगा, फाई की जगह हो जाएगा 3π/2। इसको भी क्या करते हैं, इसको पहले कर लेते हैं। तो जब पहले करेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन 3π/2 प्लस 20t। अब देखो साइन 270 प्लस थीटा क्या होता है, ये होता है माइनस के साथ कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की जगह क्या है, 20t है। ठीक है, ये हो गया x की वैल्यू। क्लियर है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब जरा ध्यान दीजिए, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, इन सब में अगर देखा जाए तो एम्पलीट्यूड देखो, एम्पलीट्यूड यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। ठीक है, और इस वाले क्वेश्चन में भी एम्पलीट्यूड 2 है। ठीक, जो हमारा एंगुलर फ्रिक्वेंसी है 20t। ठीक है, और हमारे क्वेश्चन नंबर 4 में भी कितना है, इसमें भी है 20t। ठीक, बट हमारा फेज जो है वो बार बार चेंज हुआ है। एक बार फेज है 3π/2, एक बार है π/2 और एक बार है 0। यानी तीनों केसेस में हमारे पास एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं हुई है, बट क्या चेंज हुआ है, फेज चेंज हुआ है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।